नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में। और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाज़ार पर लोगों की चर्चा होगी। काफ़ी दिनों से मैं छुट्टी पर भी था, बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन इस बीच बाज़ार ने बहुत कुछ कलाबाजियाँ करी हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से एक चक्रव्यूह जैसा बन गया मार्केट में। क्या हो रहा है और क्या अचानक से हो जाता है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है क्या, या ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है जो बुल मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि बीच में एक करेक्शन आना चाहिए। ये दरअसल है क्या, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में अच्छी खासी एक करेक्शन आ चुकी है ऑलरेडी। आगे यहाँ से क्या ट्रिगर बनेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कहानी हुई क्यों, मतलब क्या हुआ ऐसा जिससे पूरी ये तस्वीर बनी, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कुछ बाज़ार में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे मूवमेंट हुए जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला और लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, या फिर ये एक बहुत ही समझदारी भरा लोगों का फैसला है कि 5-5, 6-6 गुना पैसे हो रहे हैं तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, उसको हम हेल्दी करेक्शन माने। क्या है पूरा एक खेल, क्या है ये चक्रव्यूह, वो समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इसको भेद सकें और निकलने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तो बातचीत इसी पे आज होगी, मार्केट में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। अभय अग्रवाल जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं, वाइपर सेरिका के फाउंडर और CIO। अभिषेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर है रॉकस्टार कैपिटल के, दोनों मार्केट के महारथी। और दो और महारथी जो हमारे स्टूडियो से बाहर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय सर, किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त एक्सपर्ट स्टॉक पिकिंग। लेकिन आज हम लोग स्टॉक पिकिंग वाला शो नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग समझने वाला शो कर रहे हैं। और दलजीत सिंह कोहली जी हमारे साथ हैं, हेड स्ट्रेटजी एंड रिसर्च वासुकी इंडिया फंड के। सबका स्वागत है और सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अभय जी, क्या हो रहा बाजार में, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, आई थिंक शॉर्ट टर्म में नीरज जी आपने भी देखा है बाजार का मूवमेंट, स्पेशली जब वॉलेटिलिटी होती है इतनी, तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब वॉलेटिलिटी होती है उसके बाद ही एक नैरेटिव बनता है कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है, पर फिर लोग अपना कयास लगाते हैं। पर मुझे लगता है कि एक मार्केट जिस तरह से भागा था पिछले साल, और एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये चलता ही जाएगा और अच्छी रिटर्न देगा, तो उस पर थोड़ी अभी एक थाम लगी है, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। और जो रिजल्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक बड़े लार्ज कैप कंपनीज के, और सब ऑफ द लीडिंग जैसे बैंक्स के देख लें या फिर IT सर्विसेज कंपनीज के देख लें, वो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं हैं उतने अच्छे। तो एक थोड़ा डर है कि क्या एक अर्निंग स्लो डाउन है लार्ज कैप्स का इन एन एनवायरनमेंट की जहाँ पे वैल्यूएशंस कम नहीं है। मतलब आप देखें हिस्टोरिकल लेवल से और कंपैरेटिव लेवल से अलग मार्केट्स, जैसे चाइना का मार्केट है या US का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है, हमारी वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड करती है, और उस प्रीमियम को जस्टिफाई करता है ग्रोथ इन अर्निंग्स। तो अगर वो ग्रोथ इन अर्निंग्स डाउट पे आएगा तो एक वैल्यूएशन करेक्शन होना लाजमी है। तो मुझे लगता है एक तो वो थोड़ा बाजार उस मूड में है, और उसकी वजह से हमने देखा FPI के भी सेलिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग भी थी, क्योंकि पिछले साल जितना रिटर्न बना, हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी इस टाइम हो रही है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो चर्न हो रहा है मार्केट में, एक थोड़ा सेक्टोरल चर्न भी है, जहाँ से पैसा बन गया। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि अब और ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे हम अगले 12 महीने फोकस करके अब कहाँ पैसा बनेगा। तो कुछ सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर्स में जा रहा है, जो भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं वहाँ से निकल के दूसरे सेक्टर्स में जा रहा है। तो मुझे लगता है ये चर्न का माहौल है अभी। इसमें दो तीन चीज़ें हो रही हैं। जैसे ग्लोबल क्यूज में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। US का मार्केट धुआंधार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहा है रोज, है ना। हालांकि वो भी 19 टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पे चल रहा है S&P, ठीक है, वो भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग नहीं है। हमारी अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम दिख रही है। तो इसमें जो 3 मेन पार्टिसिपेंट हैं, DII, FI और रिटेल वाले, हमारे रिटेल क्या कर रहा है इस समय? उसको तो कोई चिंता डर दिख रही है आपको क्या? वो तो खरीद रहा है। नहीं, वो पर अभी देखिए लेटेस्ट डेटा जो आया कि उसमें देखा पहली बार SIP नेट रिडेम्पशन थे 11,000 करोड़ के, और ये बहुत समय से नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 18 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि SIP के रिडेम्पशंस थे। ग्रॉस लेवल पे फिर भी 6,000 करोड़ आया, पर फिर भी जो SIPs आते हैं, तो इसका मतलब एक ये है कि जो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर हैं वो भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और एक टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, जबकि SIP एक लास्ट प्रोडक्ट है जिसको मार्केट टाइमिंग के लिए कोई यूज़ करता है। तो रिटेल भी जो है वो भी थोड़ा हाथ अभी खींच रहा है कि ज़्यादा ओवर एक्सटेंड ना हो जाए।
और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो एकदम ट्रेडिंग के जोन में चले गए हैं, जो लिटरली डे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं और छोटे छोटे रिटर्न के लिए ट्रेड करते रहते हैं। तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इस समय कम है फॉर डिलीवरी बाइंग। जो म्यूचुअल डीआईएस के पास जो पैसा है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, और एफपीआई के तो आप देख ही रहे हैं अग्रेसिव सेलिंग है। और क्यों बेच रहे हैं अभी आप बताइए, एफआई क्यों बेच रहे हैं इतना, उसको क्या डर है? मतलब नंबर जो हम लोगों ने निकाले हैं कि 33,000 करोड़ का बेच दिया उन्होंने, क्यों? शायद कुछ बड़े बड़े लार्ज कैप नेम्स भी हो सकते हैं जिनकी अंडर परफॉर्मेंस इशू दे रही है कई लोगों को, और अब ये कॉल लिया होगा उन्होंने कि थोड़ी बेचना पोजीशन है। हल्के करें। कुछ तो ऐसा भी है, जैसे पेटीएम के भी एक आप देखें तो सॉफ्ट बैंक ने जैसे 2% स्टेक किया, बट अब वो हाँ, साइज अभी में भी बेचा है वो फर्क पड़ता है। तो ऐसे बहुत जगहों पे आप देखेंगे तो ये खाली एक इकलौता ट्रेंड नहीं है। आप इसको इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि जो आईपीओज आ रहे हैं, लार्जली आईपीओज के अंदर में प्रमोटर की सेलिंग कम और वो फंडों की ज़्यादा है जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया और एक आईपीओ के रूट से एग्जिट देखी। तो अगर मैं एक उस तरह से देखूं तो वो भी सारे के सारे एक फॉरेन एंटिटीज़ में ही बाई होती है। लार्जली बाहर का पैसा इतना क्वांटम में इंडिया में आया हुआ है, तो लार्जली वो वहाँ पे है। बट अगर ब्रॉडर थीम की बात करें, जहाँ पे आज हम एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इतने बड़े इंडेक्स की, इतने सारे स्टॉक्स की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर तरफा पार्टिसिपेशन है, तो वहाँ पे कोई ऐसी सेलिंग नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मिड एंड स्मॉल कैप में तो उनकी बाइंग है। तो नेट लेवल पे हम जब कोई फिगर कंसोलिडेटेड देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पॉकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर में आपके पास एक क्वांटम होता है जो प्ले अराउंड करते हैं। मिड एंड स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो होते इतने छोटे कि उसमें आप उतना बड़ा साइज ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते। सो मुझे लग रहा है कि एफआईएस ऐसे नहीं निकल रहे हैं, सेलेक्टिव बेसिस पे ये फिगर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स विच आई सेड कि कुछ जगहों पे उनकी एग्जिट्स रही होगी एज अ स्ट्रेटेजिक कॉल, मे बी अ रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट और मे बी एज अ ओवरऑल चर्न टू द पोर्टफोलियो। एंड एक फैक्टर में, क्योंकि मार्केट का डिस्कशन हो रहा था, तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इस डिस्कशन का पॉइंट। कैलेंडर ईयर में अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी पिछले 7 साल से पॉजिटिव रिटर्न दे रही है आपको। बिल्कुल सही। नंबर के लिहाज से 2017 में निफ्टी के लेवल्स थे 8,000, आप अभी है 21,500, 280% का रिटर्न कहता है इंडेक्स लेवल पे। अब 280% का रिटर्न आपने कंसेक्यूटिवली ईयर बाय ईयर बनाया है, तो कोई भी साल में आप देखोगे तो कहीं पे भी कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं आई है। मेरे हिसाब से बुल मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो कहाँ तक आता है? हिस्टोरिकल देखें तो वर्स्ट कम वेस्ट कम में भी 25% का करेक्शन टॉप से जाता है, फिर देन अगेन इट्स अ रिबाउंड, बट देन टोटलिटी में पॉजिटिव रिटर्न आ जाता है। हमारे मार्केट ने ऐसा एक 10% का करेक्शन भी नहीं देखा अभी तक। सो देयरफॉर एट एवरी टाइम अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आ रहा है, पीपल आर नर्वस एंड दे माइट लाइक टू टेक सम प्रॉफिट आउट बिकॉज इट इज़ अ रियली गुड नंबर। अभी इंडेक्स लेवल पर अगर हम तो 280% 7 साल में बनाया है, तो आपके पोर्टफोलियो लेवल पर सर्टेनली वो नंबर उससे ज़्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल। एंड देयरफॉर आई फील दैट भले ही आपका अंडर करंट मार्केट पॉजिटिव है और उसके सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, मगर वैल्यूएशन भी डेफिनेटली एक स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि अर्निंग्स को भी अब कैचअप करना पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी प्राइस टू अर्निंग की मल्टीपल निफ्टी लेवल पे क्या चल रही है और जस्टिफाई हो। एंड दैट्स द रीजन आई थिंक दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। 2008, फिर 2012, फिर 17, फिर एक थोड़ा जल्दी 20 में, खैर वो उसको अनयूजुअल नहीं मान लें आप। 24-25 में एक लॉजिकल करेक्शन बनता है। हर 4-5 साल में एक बार मार्केट ढंग का 20% करेक्शन ले लेता है। ये कह रहे हैं आप? मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन इज अ राइट वर्ड, बिकॉज बुल मार्केट अभी भी डिप्लोमेटिक हो गए, डिप्लोमेटिक हो गए। सुदीप सर, क्या ये एक हेल्दी करेक्शन की कैटेगरी में रखा जाए या मार्केट मूड बना रहा है? धीरे धीरे स्मार्ट इन्वेस्टर बेच के निकल रहे हैं और निफ्टी में 1000 पॉइंट के करीब हम लोग निकाल लिए हैं, और ये एक लंबा चल सकता है करेक्शन। क्या आपको ऐसा लगता है, या ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ एक बहुत डिसेंट करेक्शन मिला है अपॉर्चुनिटी के लिए? नीरज जी, मैं 2-4 मुद्दा यहाँ पे सामने लाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो विदेशी निवेशक है उनमें 2 कैटेगरी के निवेशक होते हैं। एक तो जो ट्रेडिंग वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, और एक जो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनके लिए अभी ऐसा स्थिति है कि चाइना बहुत ही अंडरवैल्यूड है, और चाइना में उनको ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एक ट्रेडिंग बम्प अप मिलने का मिलने का अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे जब उन्होंने रिजर्व रिक्वायरमेंट कम करने की ऐलान किया, तो हैंसेंग ने बहुत बड़ा छलांग लगाया। तो एक अपॉर्चुनिटी वहां पे उन लोगों को दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत
का बिकवाली जरूर इंडियन मार्केट में आ रहा है, वो इंडिया से पैसा निकाल के अपॉर्चुनिस्टिकली चाइना में लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाइना अट्रैक्टिव मार्केट है, और ये ट्रेडिंग वाले हैं उनको चाइना अट्रैक्टिव दिख रहा है, ये बिल्कुल साफ है। पर जो लॉन्ग टर्म फंड्स है वो इंडिया में है। कुछ बिकवाली, जैसे अभिषेक जी कह रहे थे, कुछ बिकवाली जो लॉन्ग टर्म निवेशक है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जैसे सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम में बिकवाली किया है, या और ऐसे और भी जो बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं, वो तो नेचुरल है, पार फॉर द कोर्स है, और वो होना भी चाहिए। एक कुछ साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, तो वो आंकड़ा भी एफआईआई का जो फिगर है उसमें आ जाता है, उसको अलग से शायद देखना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जैसे बात हो रहा था कि एक टाइम वाइज करेक्शन का शायद इंडियन मार्केट में जरूरत है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत एरियाज में थोड़ा रन अप हुआ है, ज्यादा रन अप हो गया लग रहा है, और अर्निंग्स को कैचअप करना थोड़ा टाइम शायद लगेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन एब्सोल्युटली नेसेसरी है, और शायद वो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज हो गया, मूड माहौल चेंज हो गया। लॉन्ग टर्म जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इंग्रेडिएंट्स थे पॉजिटिव इंडियन मार्केट में, जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मौजूद है, और थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए एफआईआईज के पास ज्यादातर लार्ज कैप शेयर्स होते हैं, बिकवाली भी लार्ज कैप में आ रहा है, मिड और स्मॉल कैप में इतना बड़ा बिकवाली नहीं आया, वहां पे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिरी बात यह है कि कुछ नतीजे ऐसे आए हैं जो कि निवेशक को थोड़ा निराश करा है। जैसे एचडीएफसी का जिक्र मैं जरूर करूंगा। एचडीएफसी में मर्जर के बाद, एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर के बाद से ये साफ था कि दे हैव टू मोबिलाइज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश डिपॉजिट्स टू इंश्योर कि उनका ग्रोथ बरकरार है, और उसमें थोड़ा वो चूके हैं अभी तक। हालांकि फोर्थ क्वार्टर हमेशा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए अच्छा होता है, उम्मीद ये है कि फोर्थ क्वार्टर में पिकअप होगा, और थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स आए, जो आंकड़े आए, उससे ये साफ है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में थोड़ा बहुत चुके हैं, और उसके कारण आगे आने वाले दिनों में या तो उनको हाई कॉस्ट में डिपॉजिट लेना पड़ेगा, जिससे कि मार्जिन कंप्रेस होगा, या और लेंडिंग स्लो डाउन करना पड़ेगा, जो भी हानिकारक है। तो ये स्थिति सामने आने से ऑब्वियसली दबाव है। जी का तो इशू सबको मालूम ही है, तो वहां पे तो बहुत जबरदस्त सेलिंग आया है। पॉलीकैब का इशू भी सबको मालूम है, कितना कितना सही है कितना गलत है नहीं कह सकते, पर ऐसा हादसा जब होता है तब जरूर सेलिंग आता है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिर में एक चीज बताऊंगा, एक कोइंसिडेंटली ये सब इंग्रेडिएंट्स के साथ एक मसाला जुड़ गया है, वो कि सेबी का जो यूओबी डिस्क्लोजर, एफआईआईज और इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर डिस्क्लोजर का जो डायरेक्टिव है, उसके चलते पी नोट इन्वेस्टर्स में थोड़ा हलचल मचा हुआ है, उसमें कंफ्यूजन है। कुछ हद तक ये कहा जा रहा है कि एचडीएफसी में जो जबरदस्त सेलिंग आया है उसका कारण एक ये भी है कि जो पी नोट वाले हैं वो बेच रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर वाला इशू बहुत ही मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जो बड़े निवेशक हैं जो इंडिया में कामकाज करते हैं वो तो जरूर करेंगे, और पी नोट के थ्रू बहुत छोटे छोटे निवेशक भी आते हैं, का यूओबी डिस्क्लोज करना और वो सब कंप्लायंस करना शायद उनके लिए दिक्कत आ रहा है, और वो बिकवाली कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट का कोई परमानेंट डैमेज होगा, पर थोड़ा बहुत टर्मोइल जरूर है आज के। दलजीत सर, चूंकि जिक्र आ ही गया है तो इसको मैं क्रोनोलॉजी में डाल देता हूँ। सबसे पहली जो मार्केट के लेवल हम लोग कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, वो पॉलीकैब का हुआ था, जिसमें ये एक इनकम टैक्स की रेड हुई उनके यहाँ, कई दिन तक चली। उसके बाद फिर वो निकल के आया कि काफ़ी बड़ी राशि है जिसमें गड़बड़ी की आशंका है। यहाँ पे मैं साफ कर दूं कि हमारा कोई वैल्यू जजमेंट नहीं किसी खबर पे, चूँकि ये खबर थी इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और उस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई। वो एक डार्लिंग स्टॉक होता है, अभी भी रहा होगा किसी लोगों का, लेकिन उसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली पॉलीकैब में। वहाँ से पहला सेंटिमेंट गड़बड़ाया, फिर कुछ दिन चला, और एचडीएफसी बैंक ने जो अपने रिजल्ट पेश किए वो बाजार को पसंद नहीं है, जैसा भी जिक्र किया सुदीप सर ने। उसके बाद धुलाई शुरू हुई और भयानक गिरावट हुई। मतलब ब्लंटली कहूँ मैं तो वो जो ऑरा बना के रखा था एचडीएफसी ने, वो ध्वस्त हो गया, वो टूट गया पूरी तरीके से। उसको एकदम एक किसी मिड कैप बैंक की तरह लोगों ने ट्रीट कर दिया, इतनी पिटाई कर दी। तीसरी घटना फिर ये जी एंटरटेनमेंट की हो गई,
डील टूटी और 33% स्टॉक एक दिन में गिरा, उसके बाद फिर गिर रहा है। क्या इन घटनाओं से ये मानना ठीक होगा कि मूड खराब किया है इन्होंने? और एक तरीके से मतलब ये चूंकि इतने बड़े स्टॉक थे, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास में थे और इसमें इतनी बड़ी फॉल आई तो भी एक मूड खराब हुआ जो इस मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा, ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी के कारण, ये भी माना जा सकता है? दलजीत सर। नीरज जी, मैं सिर्फ एक प्रिसाइज तरीके से बोलूँ तो ये कहूंगा कि मार्केट को एक कारण चाहिए था 5-6 महीने लगातार वन वे मूव देखने के बाद कुछ सेलिंग करने के लिए रीजन चाहिए। ये जो आपने 4-5 घटनाएं बताई, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है इंडिया में। नो, कोई ऐसी पहली कंपनी नहीं है पॉलीकैब जिसमें हमने इस तरीके की कोई खबर सुनी है कि इनकम टैक्स की कोई रेड हुई। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं और हम सब जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि कितनी कंपनियों में ये सब क्या चलता है। तो बट क्योंकि कभी कभी हम मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट रहता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है उसको मार्केट पचा लेता है और उसको जस्ट अपनी दिशा में चलना होता है। अभी हम देख रहे हैं तो हम जुलाई अगस्त से लेकर के अभी जनवरी तक लगातार वन वे चलते आए हैं और अच्छी रैली देखी हमने मिड स्मॉल कैप में तो कई स्टॉक दुगने 3 गुने तक हो गए। तो नेचुरल बात है कि एक टेंडेंसी होती है और मैं पिछले 3 दहाके से देख रहा हूँ कि बहुत सी बार लोगों को जो है ना प्रॉफिट हजम नहीं होता है। लॉस में तो बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि बैठे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट जैसे आता है तो उनको थोड़ा वो लगने लगता है कि कहीं ये लॉक कर लूँ मैं इसको, निकल ना जाए। उसके लिए कोई लॉजिकल रीज़न चाहिए, कुछ कारण चाहिए कि क्यों बेचा। तो वहाँ पर आपको इस तरीके की न्यूज़ फ्लो जो है वो हेल्प करते हैं और उसमें फिर आप एक कारण बन करके वो निकलना शुरू हो जाता है। कुछ स्टॉक बड़े होते हैं तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट मार्केट वाइड आ जाता है, कुछ स्टॉक छोटे होते हैं तो वो सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक वो कारण बन के वहीं रह जाता है। नेट नेट हमारा ये मानना है कि ऐसा ये बहुत अच्छी बात है ये इस तरीके का करेक्शन होना, क्योंकि मार्केट अगर वन वे चलेगा तो फिर वो बबल टेरिटरी में चला जाएगा और उसमें फिर अगर जब वहां से गिरेगा, हमने देखा है ना जापान का मार्केट किस तरीके का बबल हुआ और आज कितने साल हो गए उसको। तो वैसा हमें नहीं चाहिए, तो हम यही चाहते हैं कि बीच बीच में कहीं कहीं इस तरीके के कोई भी कारण से बने मार्केट को करेक्शन मिले और उसमें जो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग गलत फंसेंगे, वो मार्केट का नियम है, इस तरीके से होगा। बट इट इज़ गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि ये अभी अच्छी बात ये है कि कोई ऐसा बेसिक कारण या फंडामेंटल रीज़न नहीं है मार्केट में बिकवाली का। ना तो कोई ग्लोबली मैक्रो में या कहीं किसी तरीके का कोई एडवर्स न्यूज़ फ्लो है, ना कोई लोकल एडवर्स न्यूज़ फ्लो है। जहाँ तक अभी कुछ हमारे साथ सब पैनलिस्ट ने बात की रिजल्ट्स की, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े अच्छे नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि रिजल्ट्स अभी भी कोई कारण नहीं दे रहे हैं डाउनग्रेड करने का। कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो सबकी नॉर्मल है, कोई कहीं कमी नहीं है। हाँ, अब आपने क्योंकि जब आप 22,500 पे हैं, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड की हुई है। तो नेचुरल है कि ये मार्केट का तरीका भी है आपकी एक्सपेक्टेशन को वापस लाने का। क्योंकि अगर आप एक कंटीन्यूअसली इसी तरीके से अब यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू ग्रो एट 25% ऑफ ऑल द क्वार्टर्स, नो? तो वो वहाँ कहीं न कहीं तो ब्रेक लगना ही है। तो ये इस जो क्वार्टर 3 के नंबर्स को हम इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि एक तो हाइटेंड एक्सपेक्टेशन थी, उससे थोड़ा कम है, लेकिन कहीं भी फंडामेंटल ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा है कि उसमें कोई बहुत खराबी हो गई है या फिर जिसकी वजह से 25 या 26 के नंबर्स को हमको डाउनग्रेड करना पड़े। ओके, एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी और मैं समझना चाहता हूँ। 16% की गिरावट और पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न, है ना? और बहुत पॉपुलर स्टॉक, घर घर निफ्टी मिलेगा आपको, तो घर घर एचडीएफसी भी मिलेगा, है ना? सब लोगों ने ये नहीं खरीदा था तो वो वाला खरीदा था, कोई एक तो उनके पास रहा होता है, क्योंकि इस स्टॉक ने पैसा बहुत बना के दिया लोगों को, वेल्थ क्रिएटर रहा है ये। अचानक से ये क्या है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ नतीजे इतने खराब नहीं थे कि धो डालो एकदम, इतने खराब थे क्या नतीजे? फिर ऐसा क्या है इसमें, क्यों ये अभिषेक, क्यों इतना ज़्यादा परेशानी एचडीएफसी बैंक में हो रही है? रिटर्न पे आते हैं। 5 साल का रिटर्न 38% है और मैंने कुछ देर पहले निफ्टी का रिटर्न स्टेट किया, 280% था 7 साल में। अंडर परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? अगर हम गोल्डन पीरियड को याद करते हैं एचडीएफसी के, तो ये भी एक अंडर परफॉर्मेंस का 5 साल हमें याद रखने की ज़रूरत है। और ये भी जिसमें मार्केट का बेस्ट फेज था। करेक्ट। और निफ्टी स्टॉक में ऐसा बेस्ट फेज हो के बैंकिंग सेक्टर में ऐसा अंडर परफॉर्मेंस, मुझे लगता है ये भी एक हिस्टोरिक इवेंट जो है रचा गया। कारण तो कई हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण तो ये है कि
जिस तरह से मैनेजमेंट का जो अब रुख है, अगर हम उनकी कमेंट्रीज़ को देखें या बार बार जो चीज़ें हम सीख करते हैं, जिस तरह का एक स्टैंडर्ड रहता था, वो स्टैंडर्ड डेफिनेटली मिसिंग है। मैं प्योरली पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख के नहीं जाऊँगा, क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सबके कई अलग अलग होते हैं, किसी के बहुत अच्छे भी होते हैं और कईयों के ख़राब भी होते हैं, मगर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता फॉर एवर वेल्थ क्रिएटिंग के लिए। येस, HDFC बैंक हैज़ डन इट, बट फॉर द लास्ट 5 years they have not done it. And whether we should buy this stock because it has not done well, तो अब करेक्शन में ये स्टॉक चल जाएगा, ये भी कुछ थीसिस में इन दिनों में बहुत जगह सुन रहा हूँ, और मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एक बायसनेस है, जो एक बहुत ही डेंजरस बायसनेस हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए, और यही रीज़न है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या दे आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स बिकॉज ऑफ दिस बायसनेस। फैक्ट इज गॉड एंड यू हैव टू सी व्हाट आर दे रिकॉर्डेड। अभी इन्होंने जो रिजल्ट अभी आए, जिसके बेसिस पे इनकी अभी नेक्स्ट मिस है जो इनके अर्निंग का, कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि जहां इकोनॉमी ऐसे फ्लेयर कर रही है इतनी बढ़िया तरीके से, और आपके साथ आपके हम उम्र दूसरे बैंक्स हैं जिनके नंबर्स आ रहे हैं, देन व्हाई आर यू गोइंग बैंक, व्हाई आर यू लैगिंग बिहाइंड? सो रैशनल जो है ऐसी इकोनॉमी में समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक तरह का एक लेगेसी बनी हुई है, जिसमें जो इनोवेशन और एक एग्रेशन जो आना चाहिए वो सर्टेनली मिसिंग है, और यही कारण है कि मार्केट वो भली बात ही समझता है। ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन, एंड ये HDFC बैंक अगर मैं उस स्टेचर में कंपेयर करूँ तो वही होंगे, मगर आज की डेट में शायद नए स्टार्स आ गए हैं एंड पीपल आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। एक आज भी अगर हमने देखा होगा तो डिपॉजिट्स में उनके यहाँ पे जो है अभी कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पहले इंसान या तो HDFC बैंक लेता था या फिर कोई दूसरा कोई भी बैंक लेता था, ये स्टेटमेंट है। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव बैंक्स भी इक्वली बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप पहले वाली जो एक हिस्ट्री चली आ रही है उसके पीछे आपकी क्यों भक्ति होगी? तो मुझे लग रहा है कि अनलेस फैक्चुअल थिंग्स डजंट चेंज, राइट, अननेसेसरी ओवर बुलिश होने का, जहाँ पे जस्ट बिकॉज स्टॉक परफॉर्म नहीं करे तो मैं आज स्टॉक को इसलिए ले लूँ, ये मेरा थीसिस नहीं हो सकता। ये दिस कांट बी अ पोर्टफोलियो मैनेजर। वैसे भी देखिए मार्केट में कोई स्टॉक शौकिया तो लेता नहीं, मेरे को शौक है कि बहुत बढ़िया कंपनी अपने घर में सजा के रखूंगा मैं, उससे रिटर्न नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा उसका, ये एक समस्या खड़ी। दूसरा मैं एक ऐसे सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या लीडरशिप क्राइसिस भी है क्या? देखिए जिस लेगेसी के लोगों ने उसको चलाया है, अब जो चला रहे हैं लोग, क्या बाजार को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या वो मर्जर वाला इतना बड़ा बोझ है कि उससे आप हट ही नहीं पा रहे हैं? क्या है? मेरा जो आपने दूसरी बात कही, मेरा व्यू यही है, क्योंकि जब ये मर्जर हुआ था तब हमने भी इसका पूरा एनालिसिस किया था, और एक बात मैं पहले डिस्क्लेमर कर दूं कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, और मेरा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक नहीं, किसी का भी नहीं है यहाँ पे। जितने पैनलिस्ट यहाँ पे, जितने एक्सपर्ट हमारे हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्कशन हो रहा है इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्कवर्ड, डिस्कस्ड और ओन्ड और डिसोन्ड स्टॉक आज की तारीख में HDFC बैंक है। तो इसमें मुझे लगता है ये जो मर्जर था, ये मर्जर HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं था, HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा आउटकम था, क्योंकि HDFC लिमिटेड का जो लेगेसी बिजनेस था मॉर्टगेज का, होम लोन देने का, वो एक बहुत लो मार्जिन और लो ग्रोथ बट लो NPA बिजनेस था। तो एकदम चल रहा था, डर्रे पे चल रहा था, लीडरशिप थी, अच्छी थी, और उन्होंने काफ़ी सब्सिडी बना ली थी, तो उसकी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन वगैरह मिलती थी उनकी, पर वो बिजनेस ग्रोथ बिजनेस नहीं था और बहुत कॉम्पिटिटिव उसमें कंपटीशन था। अब उस बिजनेस में रादर देन रनिंग इट सेपरेटली, और उन्होंने काफ़ी साल तक कहा कि इसको मर्जर नहीं करेंगे, और वो रीजंस देते थे कि क्यों मर्जर अच्छा नहीं है, और फिर सडनली उन्होंने सरप्राइज कर दिया मार्केट को मर्जर अनाउंस करके। आपको याद होगा एकदम से खबर आ गई वीकेंड पे कि ये मर्जर अब हो रहा है, ये सब हो गया। तो उस टाइम भी एक बड़ी शॉकिंग बात थी कि ये क्यों मर्जर हो रहा है। अब सडनली एक 12-13 लाख करोड़ के मार्केट कैप की एक कंपनी बन गई, जिसमें आधा बिजनेस लो ग्रोथ लो मार्जिन बिजनेस है, और दूसरा उसको इंटीग्रेट करना, उसको चलाना, जो उसका प्रेशर उस टाइम का था, उसका नंबर्स पे रिजल्ट अब दिख रहा है, और वो दिखता रहेगा, क्योंकि एक जो विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसको रिवर्स करना नीरज जी बहुत मुश्किल होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक्चुअली। तो अब वो इस विशियस साइकिल में फंस गए हैं, और अभी जो रिजल्ट्स आए, ऐसे आपने कहा रिजल्ट्स इतने खराब नहीं थे शायद, पर जो एनालिस्ट हैं वो उसमें एक पैटर्न रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये मैं इस क्वार्टर में ये देख के मैं अगले क्वार्टर में, उसके अगले क्वार्टर में ये कहाँ जा रहा है ये। तो और फोकस इनका, आप मैनेजमेंट से बात करें तो सिर्फ एक बात करते हुए है कि ब्रांच ग्रोथ, कि हम ब्रांच ग्रो कर रहे हैं, हमारा ये टारगेट है ब्रांचेस बढ़ाने का, 18,000 और ब्रांच लगाएंगे। तो वो एक बड़ा लो ROC
बिजनेस है इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में शायद आपको फायदा दे, पर जब आप ये एक्सपेंस कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। सर टेक्नोलॉजी से मैंने ब्रांच ग्रो करने की जरूरत क्या, ब्रिक एंड मोटर मॉडल में क्यों जा रहे जैसे हैं आप? आपने लीडरशिप की बात की, तो अब यही एक मार्केट का डिस्कनेक्ट है लीडरशिप के साथ कि आपका जो फोकस है ब्रांच एक्सपेंशन पे, जो आप हर बार उसी की बात करते हैं कि ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे तो उससे ग्रोथ आएगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि बैंक अगले 2-3 साल तक 10% ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल करेगा, जिस तरह का बिजनेस मॉडल अभी है। और उसका जो वैल्यूएशन है करेक्शन के पहले वो 20% एनुअल ग्रोथ के बेसिस पे था। तो एक वैल्यूएशन करेक्शन हम देख रहे हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी जो पुराने बड़े उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे एलोकेशन कम करके दूसरे बैंक्स की तरफ जो फास्टर ग्रोइंग है, ऐसे कोटक बैंक देख लें 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, 3-3.5 लाख करोड़ की, तो उसका डबल होना विद ग्रोथ शायद ईजियर होगा कंपेयर टू HDFC बैंक को 13 लाख करोड़ की कंपनी, 12 लाख करोड़ की कंपनी को डबल होना यहाँ से। तो मुझे लगता है काफ़ी टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स दोनों इस समय, फटीग फैक्टर, ओवर ओन्ड स्टॉक है। एक तो क्या है कि ओवर ओन्ड है कि आप बॉटम फिशिंग के लिए भी कौन आएगा, सबके पास है कि मतलब गिर गया तो कोई कहे कि अच्छा अब गिर गया इतना तो मैं ले लेता हूँ, चलो है सबके सब म्यूचुअल फंड्स के पास। आप देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ, उसमें नंबर 1 दिखता है HDFC, TCS, इन्फोसिस, तो सबके इतना है, अब कौन लेगा इसको। एक शो करता हूँ मैं, फायदेमंद फंड, हाँ जी। उसमें मैं फंड मैनेजर से बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से। तो उस शो का थीम ये है या प्रॉमिस ये है कि हम सिर्फ फंड मैनेजर की माइंड रीडिंग करेंगे। हम उसमें जो नंबर्स वो तो सब स्क्रीन पे दिखते रहते हैं, हर एक में HDFC मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में उसने वेल्थ क्रिएट किया तो सबने ले रखा है, लेकिन वो जैसा ना कि बहुत समय से रहते तो प्यार हो जाता है आपको उससे। अब वो इतना गहरा प्यार है कि आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते हैं, क्वेश्चन पूछे नहीं साहब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। पर मुझे लगता है अब थोड़ा क्रैक होना शुरू हुआ है। और एक नीरज जी आप देखिए ना, रिलायंस एक समय 8 साल तक फ्लैट था, फिर 1 साल में डबल हो गया, क्योंकि 8 साल कंसोलिडेशन में किया, मेहनत किया, लोगों ने देखा, फिर उसके बाद सडनली ITC भी हमने उसी जोन में देखा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब उस जोन में चला जाएगा कि जहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, स्लोअर ग्रोथ पे बिजनेस बढ़ेगा, जब उसका इंपैक्ट दिखेगा तब ये री-रेट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में कोई स्टॉक में रिकवरी आने वाली है या कोई सुदीप सर, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो सिंगापुर में रहते हैं, अजय शर्मा जी, वो एक थ्योरी देते हैं कि कंपनियां जो हैं गुड होती हैं, फिर ग्रेट होती हैं, फिर ग्रेटेस्ट कंपनियां बन जाती हैं। जब वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाती है कंपनी, तो फिर वहाँ पर आपके जो है PE एक्सपेंशन बंद हो जाते हैं, फिर उसमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनता जो ग्रोइंग स्टेज में बनता है। क्या HDFC उस लेवल पे पहुंच गई है क्या? कुछ हद तक मैं आप जो कह रहे हो और अभय जी जो कह रहे हैं सहमत हूँ। HDFC एक लेवल पे पहुंच गया था जहां पे और आगे कुछ होना मुश्किल था, पर वहां से ये मर्जर ने ऐसा स्थिति क्रिएट किया है कि दे हैव टू एन एक्सटेंट रीबिल्ड द बिजनेस। क्योंकि अभी देखिए जो HDFC लिमिटेड आने के बाद इनका जो SLR CRR रिक्वायरमेंट हो गया, उसके हिसाब से फंड मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो गया। और ये ब्रांच एक्सपेंशन का जो बात कर रहे हैं बार बार ये लोग, इसका भी कारण है क्योंकि इनके पास कासा रिटेल डिपॉजिट इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा, मार्जिन मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी इसी उलझन में वो डूबे हुए हैं और उसी पे काम चल रहा है। पर मैं ये नहीं मानता कि HDFC बैंक इसी जोन में 3-4-5 साल रहेगा। मुझे लगता है अच्छा बैंक है, अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ पास्ट मैनेजमेंट के साथ करंट मैनेजमेंट को, बट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। और अब देखिए ICICI बैंक, बीच में ICICI बैंक का एक हालत ऐसा हो गया था कि सब लोग उस पर भरोसा करना बंद कर दिए थे। देन एक रिवाइवल फेज आ गया और अब 7-8-9 क्वार्टर से every single parameter they are beating the market estimates continuously quarter on quarter and continuously growth हो रहा है, valuation improve हो रहा है, investor को return दे रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अब ये कंसोलिडेशन ये पीरियड 1 क्वार्टर का रहेगा, 2 क्वार्टर का रहेगा, 3 क्वार्टर रहेगा, ये बताना मुश्किल है। पर विद इन 1 ईयर आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट देयर विल बी अ टर्न अराउंड इन HDFC बैंक आल्सो। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज देयर इज अ जेन्युइन प्रेशर ऑन मार्जिन, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्टली होगा। जब तक इकोनॉमी में इंटरेस्ट ब्याज दर कम नहीं होते, इफ दे ट्राई टू मोबिलाइज मोर एंड मोर डिपॉजिट, द कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड्स विल गो अप।
और इस स्थिति में मार्जिन कंप्रेशन। तो इसके लिए सोल्यूशन इज रिड्यूस द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो लोन ग्रोथ बंद हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो इसी उलझन में दे आर देयर एंड इसी चक्कर में आप कह सकते हैं कि वो लोग उलझे हुए हैं। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में अगर कम होना चालू हो जाता है, जिसकी की उम्मीद है, शायद अगला फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई विल स्टार्ट कटिंग डाउन रेट्स, इकोनॉमी में रेट्स कम होना चालू होगा, तब शायद एचडीएफसी बैंक विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी मोबिलाइज लो कॉस्ट डिपॉजिट एंड करेक्ट दिस इम्बैलेंस। दलजी सर, इस पे आपका ही कमेंट चाहिए। मैं एक और ऐसे ही बिना नाम लिए एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मुझे एक बैंकर ने शेयर किया, और मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो कोई बुरा मान सकता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बैंक का एग्जाम्पल दिया, मेरा बैंक बहुत कंजर्वेटिव है, वो ब्रांच लेवल पे 10 तरीके के टारगेट रखता है। लेकिन अब एक नया बैंक में एक नया मैनेजमेंट आया, उसने कहा नहीं, ब्रांच लेवल का मेरा टारगेट है, तो म्यूचुअल फंड बेचो, लोन दो, कार का लोन दो, घर का कुछ भी करो, एक ब्रांच से मुझे इतना धंधा चाहिए। तो दोनों में फ़र्क ये आया कि एक तरफ बहुत स्ट्रेस्ड लोग हैं क्योंकि उनका टारगेट नहीं पूरा हो रहा, सबको अलग अलग पूरा करना है, एक को कंपोजिट पूरा करना है। तो वो बैंक फिर दिन दूनी रात चौगनी करने लगा। इसलिए मैनेजमेंट का थॉट बहुत मैटर करता है। अगर आप उसी लेगेसी से चल रहे हैं तो शायद दिक्कत, इसलिए मैंने कहा था कि क्या लीडरशिप का इशू है। मैं बिल्कुल वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में कोई गड़बड़ी आ गई है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम तो उसी लेगेसी से चले आ रहे हैं, हम वैसे ही आगे चलेंगे? दलजीत सर। नीरज जी, मैं ये कहूंगा कि ये अभी टीथिंग प्रॉब्लम्स का टाइम है। और जब इतना बड़ा बेहमत आप कोई मर्ज करते हैं, हमने देखा बहुत छोटी छोटी कंपनी जब मर्ज करती हैं तब वहां पर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी, दो बड़े बड़े बेहमत मर्ज हुए हैं, तो नेचुरल बात है कि थोड़ा समय लगेगा। अपनी मार्केट की आदत है कि थोड़ा इम्पेशंस ज्यादा है। नो, हम लोग चाहते हैं ओवरनाइट सब काम हो जाए, और एनालिस्ट की बस में रहे तो वो तो एक्सेल शीट में एक ही दिन में सबको करोड़पति बना दे और एक ही दिन में सबको खत्म कर दे। तो एनालिस्ट की मर्जी से चलने लगे तो फिर तो कोई बिजनेस शायद चलेगा भी नहीं ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अभी, नेचुरली इट विल टेक इट्स ओन टाइम, इसमें कुछ समय लगना ही है। और जहां तक अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो ये भी समझना है कि ये सिर्फ एचडीएफसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। हमने रिजल्ट, हमारे यहाँ पास एक्चुअली हमारा एक्सपोजर बहुत बड़ा है, हमारे फंड का काफी ऑलमोस्ट 50% के करीब बैंक बीएफएसआई में ही एक्सपोजर है। तो काफी सारे स्टॉक्स भी हैं उसमें, और हमारे एनालिस्ट 2-3 लोग इसमें लगे रहते हैं। तो हमने जितने भी रिजल्ट अभी आए हैं, अगर आप देखिए, हर मैनेजमेंट की कमेंट्री यही है कि इस समय डिपॉजिट लेना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज इस समय जो डिपॉजिटर है उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। आपके पास रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है, आपका कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, आपको, लोगों को समझ में आ रहा है कि एफडी में मुझे कुछ मिलता नहीं। हमने पिछले 5 साल में, आप लोगों ने मीडिया ने कितना गागा करके समझाया है कि एफडी में पैसा डालना महाबेवकूफी का काम है। तो अब सडनली आप बोल रहे हो कि हर आदमी मुझे एफडी दे दे, कैसे दे देगा? तो उसके लिए उसको कुछ दिखना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। तो ये सब एक प्रोसेस का पार्ट है, इसको अपना समय लगेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 1 दिन में हो जाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में हो जाएगा। अब ऐसे स्टॉक को लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं? एक तरीका ये है कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आपको पता है कि ये कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं, जैसे आपने भी कई बार कहा, हमने भी सबने कहा कि मैनेजमेंट के ऊपर या कंपनी के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है उससे निकलना है, तो वो एक समय लगेगा। तो एक, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आपने लेकर के रख दिया, अब 1-2 साल, 1.5 साल, 6 महीना उसका वेट करेंगे, जब वो चलना शुरू होगा तब आपको अच्छा रिटर्न देगा। हम भी रिलायंस की बात की, 5, हमें याद है कि जब उस समय रिलायंस 5 साल तक नहीं चल रहा था, लोग बोलते थे कि ये टेलीकॉम बिजनेस ही बेवकूफ़ी का बिजनेस है। 3 लाख करोड़ खर्च कर दिया टेलीकॉम में, इसमें तो क्या मिलेगा? और आज क्या हो रहा है वहाँ पे? तो जब नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चलता है, तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि सब कुछ हम एग्ज़ैजरेट कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप या तो वेट करिए उस पीरियड का। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रीन शूट्स का वेट करें। आप बाहर बैठे इंतज़ार करिए, और ये अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में जभी भी ये पीरियड, जब उनके ग्रीन शूट्स दिखना शुरू होंगे, उस समय आप इन्वेस्ट करिए। तो इस समय ये डिस्कार्ड कर देना एक सबसे बड़ा बैंक, ऑलमोस्ट ए बैंक ऑफ 30 लाख करोड़ काइंड ऑफ
एसेट थिंग, आप उसको सोच रहे हो कि आप उसको डिस्कार्ड करके आपकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया चल जाएगी, और आप ये सोच रहे हो कि ये तो बिल्कुल वर्थ नथिंग हो गया। ये आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट वे और राइट अप्रोच। अभी हमको समय देना है। अब आपके ऊपर है कि आप उसके साथ में रह करके समय देना चाहते हैं, या बाहर बैठ करके फिर जब उसका टाइम आएगा, तब नियर द टाइम हो सकता है उस समय थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो दैट्स द चॉइस इंडिविजुअल हैज टू बी। ओके, दैट इज द ब्यूटी, है ना, दोनों साइड के व्यू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ फिर से बात बहुत डिस्क्लेमर देने पड़ रहे हैं मुझे कि हम सब लोग ये कतई नहीं कह रहे कि बैंक खराब है, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो जो दलजीत सर कह रहे हैं कि अगर आप इतने पेशेंट हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो वो दिन आएगा, तो आप उसका इंतजार करें। अगर आप इतने पेशेंट नहीं है, आपको लगता है कि कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी उससे अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप उधर जा सकते हैं। लेकिन इस समय जो फैक्ट है, जो डेटा है, वो ये बता रहा है कि टीजरिंग प्रॉब्लम कहें या जो भी इश्यूज़ कहें, लेकिन वो प्रॉब्लम है अभी, और अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, ग्रॉसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो HDFC में चर्चा इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा समय ले दिया क्योंकि इसके प्रति सबकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, या तो आपके पास है या आप लेना चाहते हैं। तो इसलिए हर आदमी इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है HDFC बैंक में, इसलिए लंबी इतनी हमने यहाँ पे चर्चा की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और ऐसे ही बर्निंग इश्यूज़ हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन भर आप लोगों के डिस्कशन में होता है। हम ब्रेक के बाद उस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से मार्केट स्पेशल में। और आज चर्चा हो रही थी कई सारे ऐसी घटनाओं पे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बाजार में हलचल मचाई है। उनमें से एक HDFC बैंक था जिसमें बहुत तगड़ी बिकवाली हुई और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे, तो उस पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया, समझने की कोशिश किया, और दोनों तरह के व्यूज़ उसमें निकल के आए कि HDFC बैंक के निवेशकों को क्या करना चाहिए और कैसे क्या देखना चाहिए था। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, वो आप फैसला खुद लीजिएगा अपने एडवाइज़र से। अब चूंकि हमारे पास अब आखिरी सेगमेंट है, पहले के मुकाबले कम समय होगा, तो हम एक चीज़ ये समझना चाहते हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ, वो दरअसल मेरे सवाल हैं, कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे अंधी चल रही है देसी लैंग्वेज में, या तूफ़ानी तेज़ी शरीफों वाली लैंग्वेज में, वो चाहे रेलवे स्टॉक्स हों, डिफेंस के हों, या PSU स्टॉक्स हों, बेइंतहासा चले जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो है, आप किसी से भी बात करिए तो वो कोई ऐसा नहीं मुझे मिला अब तक कि यार मैं फंस गया हूँ इसमें। या तो वो बहुत नीचे लेके खड़ा हुआ है, मज़े ले रहा है, वो पूछ रहा है कि अब क्या करें, 4 गुना हो गया, अभी बेचूं कि रुकूं, एक उस तरह का है। या दूसरा वो है जो रोज़ ले लेके खरीद के उसमें ट्रेड भी कर ले रहा है। क्या ऐसे निवेशकों को या इस मार्केट को देखते हुए जहाँ पे एक एक दिन में मिड कैप इंडेक्स में 1500% की गिरावट आती है, 1500 पॉइंट की, सावधानी का वक्त है ये, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना का वक्त है ये, या कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2 ट्रिगर, एक जो छोटू बजट आने वाला है और दूसरा इलेक्शन है, इनसे कोई क्यों लेना चाहिए? नहीं, जो इंटरिम बजट है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बड़ी कोई ऐसी अनाउंसमेंट होगा, बिकॉज वो एक अकाउंट्स का स्टेटमेंट है कि अगले 1.5-2 महीने के लिए खर्चे का हिसाब है। बिल्कुल ठीक है आपने, तो वही है। तो उसमें मुझे लगता है कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट या कुछ करने का इंटरेस्ट है या करेंगे, तो ना कोई गाइडेंस होगी, ना जो भी, सबको मालूम ही है कि गवर्नमेंट का क्या रुख है। तो इलेक्शन ऑफ कोर्स एक बड़ा ट्रिगर है। अभी तक एक्सपेक्टेशन ये है कि सब ठीक चलेगा, और जो पॉलिसी डायरेक्शन है सरकार का वो कंटिन्यू करेगा। PSU उसका सपोर्ट है, रेलवेज, डिफेंस, वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है जो सेगमेंट आपने कहे वो सारे काफ़ी उसमें स्टॉक्स इसलिए चल रहे हैं कि 2 इसमें थीसिस है। एक तो काफ़ी साल से, 15 साल से चली नहीं, तो अब इनका टाइम आ गया है, और ये अंडर वैल्यूड वैल्यू बाइज हैं। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। जो गवर्नमेंट की होल्डिंग, फंड्स की होल्डिंग निकाल दूँ तो जो लिक्विड स्टॉक है, जो मार्केट में फ्लोटिंग स्टॉक है, वो बहुत कम है। और उस हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि मैनिपुलेट करते हैं या कोई करते हैं, पर अगर रिटेल इन्वेस्टर भी सिर्फ लिए जाएगा तो उसका वो, और ऑब्वियसली वो तो एक ही तरफ जाएगा स्टॉक प्राइस। और इसमें मैंने देखा है काफ़ी स्टॉक्स में, जब मैं देखता हूँ वो एक दिन करेक्शन भी आता है 10-12-15%, वो अगले दिन पूरा कवर हो जाता है पूरा, हाँ। तो उससे रिटेल को और जोश आता है कि भाई ये तो थोड़ा भी गिरे तो और ले लूं। हाँ। और फिर ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, और वो सब चलता रहता है कि ये तो आंख बंद करके आप ले लो, 10 साल के स्टॉक है, 15 साल। तो ये एक ऐसा सेगमेंट बन गया नीरज जी, जो बहुत ही स्मॉल रिटेल ओरिएंटेड जोन में चला गया ये। जो जैसे आपने कहा ट्रेडिंग करते रहते हैं, या तो रोज का 10 रुपए बना के निकल गए, या फिर लेके रखे रहें और बढ़ाते रहें, क्योंकि इन्होंने नुकसान नहीं देखा उसमें अभी तक। एक्चुअली यही है। ये स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले साल 1.5 साल में 8 गुना, 10 गुना
बढ़ गए हैं, बल्कि शायद कुछ ज़्यादा भी बढ़ गए हैं। हाँ। तो इन्होंने एक तरफ की रैली देखी है अभी। तो जब तक ये पार्टी चल रही है तो इसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो ये तो चलती रहेगी। तो जब तक रिटेल का पैसा आ रहा है वो खेल रहे हैं, उसमें खेल रहे हैं। फ्लोटिंग स्टॉक इतना कम है, जो फंड मैनेजर लेके बैठे हैं वो खुश हैं, तो सरकार खुश है कि पीएसयू का भाव पड़ रहा है। तो मतलब ये 2007-8 वाली याद दिलाई। दलजीत सर, ये पार्टी चल रही है और रुकने के कोई संकेत दिख नहीं रहे। पता नहीं, अभी लग रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है ऐसा। अभी अभय जी कह रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स जहाँ पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, उस हिसाब से मैं तो कुछ देख रहा हूँ जैसे आईओसी ओएनजीसी जैसे मैसिव स्टॉक वो भी दुगना तिगना हो रहे हैं। तो ये आपके हिसाब से हमारे रिटेल दोस्तों को क्या सलाह होगी बिग पिक्चर को देखते हुए, कि वो सावधान हो जाएं या नहीं? कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं, उनका नजरिया अगर साल 6 महीने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या राय क्या देंगे आप? नीरज जी, बिल्कुल सावधान होना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक, ये पीएसयू स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर जब अंधाधुंध चलता है तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि आपको उसकी वैल्यूएशन को समझना है, आपको कारण समझने की क्यों चल रहा है। ठीक है, आप प्रीएम्प्टिव नहीं होना चाहते, आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत लंबी इसमें रेस बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको वैल्यूएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि ये रैली हमेशा जिंदगी भर ऐसे नहीं चल सकती। तो इसमें बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी है। आपको साथ के साथ प्रॉफिट बुक करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाहर रह जाइए, बाहर बैठ जाइए, देखते रहिए खाली, या फिर आप अब आज आपने बेच दिया और वो 3 उसके बाद दुगना हो गया तो आपको रिग्रेट होता रहेगा। तो बट साथ के साथ थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है और ये याद रखना है कि भेड़-चाल में ना आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी फँसने का कारण हम बहुत कॉमन हमेशा देखते हैं ना कि एक्सीडेंट हमेशा खाली रोड पे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे केयरलेसनेस हो जाती है कि अब तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो फँसने का कारण वहीं होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस हो जाता है और सब लोग अभी यही बात कर रहे हैं कि ये तो अगली 10 साल की स्टोरी है, 20 साल की स्टोरी है। ये 10 साल, 20 साल की स्टोरी पहले भी थी। ये कोई आज पहली बार नहीं हो गया है। लेकिन अभी मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। अच्छी बात है, उसके साथ में चलिए, पर ध्यान रखिए कि कहीं आप गलत ना फँसें। तो एक तो खरीदते समय आपकी एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आप इस समय 1 डेढ़ साल चलने के बाद अब आपकी एंट्री अच्छी हो नहीं सकती। तो जिसके पास है वो तो खुश है, लेकिन जिसको नया लेना है, तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है और एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट भी लेकर के अगर मैं निकलता रहा, तो कम से कम अगर लास्ट में फँसा भी, तो एक ही ट्रांच फँसेगा, बाकी पूरा नहीं फँसेगा। तो इस तरीके से थोड़ा मनी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस हो गया है। वैल्यूएशन तो आउट ऑफ द वैक है ही हैं सबके और हम ये समझना चाहिए कि सरकार कुछ भी कितना भी पुश करेगी, कितना भी पैसा डालेगी, अल्टीमेटली ये कंपनीज़ का जो कल्चर है, जो एग्ज़ीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब पिछले 50 साल के पुराने कल्चर से ही आ रही हैं। तो वो आने वाले अगले 10 साल में सब कुछ ओवरनाइट बदल जाएगा, ऐसा सोचना थ्योरेटिकल होगा। ओके, पानी की छींटें मारिए मुंह पे और थोड़ा सा जागरूक होकर बैठिए भैया। फंस गया तो बहुत मुश्किल है, निकल नहीं पाएंगे, फिर 5-6 साल इंतजार करना पड़ सकता है। अच्छा सुदीप सर, जी टीवी पे कोई व्यू है क्या आपका? ये जो एक डील टूटी इसने भी बड़ा तहलका हो जाए, 33% गिरा दिया स्टॉक को। कोई राय इस पे है क्या आपको, आपकी? ये बाइनरी इवेंट था। मैं हमेशा कह रहा था कि या तो डील होगा नहीं होगा, और इस स्थिति में निवेशक के लिए फंसना रहना बहुत ही रिस्क वाला काम था। और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी रहना चाहिए था, यही मैं बता रहा था। और अभी डील टूट गया तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिग्निफिकेंट करेक्शन। शायद थोड़ा ओवरडन हो गया करेक्शन, 30% प्लस करेक्शन हो गया था, थोड़ा बहुत वहां से रिकवरी भी हुआ। पर अभी भी इस दलदल में फंसना सही होगा या नहीं होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। और हमारी सलाह तो यही है कि अभी भी दूर रहना चाहिए। वॉच फ्रॉम द साइडलाइंस, कुछ अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तभी एंटर करना। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव लग रहा है, पर बहुत सारे पहलू है इसमें। ऐसे स्ट्रेट अवे वैल्यूएशन के हिसाब से लेना नहीं चाहिए। अ, 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 शायद और कोई एम&ए ट्रांजैक्शन हो सकता है और कोई सुपर आ सकता है। सोनी may also go and acquire once again, do a different deal। तो बहुत ही अनसर्टेन स्थिति है। जनरल निवेशक के लिए तो मैं दूर रहने की ही सलाह दूँ। ओके, ये है जी। दलजीत सर, आपका भी कोई व्यू है क्या इस पे, या आप अवॉइड करेंगे? देखिए, नया तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ये समझ लेना चाहिए एक सिंपल शब्दों में कि इस मैनेजमेंट के साथ में इस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं। जब तक दूसरा कोई मैनेजमेंट नहीं आता तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं मानेंगे हम।
हमारी तरफ से कुछ फायदा नहीं है इसमें लेने का। तो बेसिकली क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर प्रमोटर बैकग्राउंड होती है, प्रमोटर होता है, जो इस केस में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनके साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नया प्रमोटर नहीं आता तब तक आपके लिए इस स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसा सर ने बोला अभी कि ये पता नहीं है कि कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, और हमने देखा पिछले 2 साल में किस तरीके से इन्होंने ड्रामा किया, कभी हो रही है डील, कभी नहीं हो रही है डील। तो ऐसे में रिटेल निवेशक को तो डेफिनेटली आउट ही रहना चाहिए। इवन जो सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो भी फंसे हैं, और उनको भी यही समझना पड़ेगा कि जब इस तरीके का बाइनरी इवेंट होता है तो इट इज गिवन कि या तो आप एकदम सोना या फिर सिक्का, जीरो हो जाएगा ना। तो उस तरीके का ही ये इवेंट है। ऑन द स्टॉक आइडिया ये है कि अगर प्रमोटर बदलेगा तो हम पक्का स्टॉक को खरीदेंगे, भाव कुछ भी होगा उस समय। इससे मतलब 160 में ही लेना जरूरी नहीं है, अगर 200 में भी मिलेगा तो भी लेंगे, लेकिन अगर प्रमोटर नहीं बदलेगा तो छुएंगे फिर। अभिषेक जी, हीरो या जीरो में आप बिलीव करते हैं? जी जी बिल्कुल। जीरो से हीरो में ये मेरा क्वेश्चन है। दोनों चीज़ हो सकती है। बताइए। हीरो या जीरो की नहीं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होता है ना, बार बार पूछते अरे यार बहुत नीचे है, आप समझो मेरी बात को। मैं कहता हूँ मैं क्या समझूँ, मुझे क्या पता। लेकिन ये उनका बहुत जेन्युइन एक साफ दिल से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हम ही लोग उनको बताते हैं ना कि वॉरेन बफेट साहब ने कहा था जब सारी दुनिया नफरत कर रही हो तो वहाँ चले जाना चाहिए। तो वो पूछ रहे भाई सारी दुनिया नफरत कर रही, जाऊँ क्या? तो हम कहते हैं नहीं नहीं अभी रुको, अभी हम ही वॉरेन बफेट की शिक्षा उनको मना कर देते हैं। तो ये एक बहुत उनका जो क्राइटेरिया है मैनेजमेंट का वो भी तो ध्यान में रखो ना। नहीं वो सर, management- यही तो उनको समझाना है कि ये एक बहुत जेन्युइन सवाल वो लोग पूछते हैं, समझाइए उनको कैसे। मुझे लग रहा है कि पहले तो फंडामेंटली हम देख लेते हैं, कोई भी जब भी ऐसी कोई बुल मार्केट होती है तो टिपिकली पूरी की पूरी साइकोलॉजी प्राइस की तरफ चली जाती है। आप बहुत ज़्यादा प्राइस को ट्रैक कर रहे होते हो, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इस क्लासिक एग्जांपल में जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि भाई अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, चाहे हम एचडीएफसी बैंक की बात करें या जी की बात करें या और स्टॉक की बात करें, फॉर वॉट एवर रीजन्स। बात यह है कि आप स्टॉक इसलिए नहीं परचेज करते क्योंकि वो कोई एक्स प्राइस पे अवेलेबल है। आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कंपनी पे कैसी बनी हुई है और उसके बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस क्या है, जिस प्राइस पे आपका कॉन्फिडेंस बनता है उस प्राइस पे आप एंटर करते हैं। सो डिस्कनेक्ट ये होता है यहाँ पे आप प्योरली जो है एक प्राइस को देख रहे हो और फंडामेंटली कंपनी के अंदर में जो चीज़ हो रही है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, जो कि फैक्चुअल पार्ट है कि जो भी चीज़ मैनेजमेंट लेवल पे हमारे सामने ओपनली आ रही है कि कितनी बार ऐसा हुआ मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आएगा उसको लेके इतनी बार कंटेंशंस हुई, बार बार उसको लेके इश्यूज आ रहे हैं। एक बहुत ही रेनाउंड म्यूचुअल फंड ने उसको लेके काफ़ी बड़ा एक इशू रेज किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, एंड टेकन एन एग्जिट इन द स्टॉक। उसके बाद ये मर्जर एक सेविंग रेस था जो ये हो जाता, और वापस आप देखिए वापस कंट्रोल की बात आ गई कि कंट्रोल क्या है। अगर ये स्टॉक आप पहले थोड़ी बैक ट्रैक में जाए, जब ये जी की जब अनाउंसमेंट आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द स्टॉक वाज ट्रेडिंग अबाउट 180-190 लेवल्स। द मोमेंट ये अनाउंसमेंट आई लोगों को उम्मीद जागी और ये स्टॉक उसके बाद एक पार्टिसिपेट करते हुए 300 भी क्रॉस कर गया, सिर्फ इसी बेसिस पे कि अब मैनेजमेंट बदल रहा है, बदलेगा, एमएनसी का वैल्यूएशन मिलेगा, एमएनसी आएगा। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया कि ये प्री अटेम्प्ट हो गया कि ये डील होनी ही है। ठीक है, बट नाउ व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज अ शॉक, एंड ये जो शॉक है उसका ये रिएक्शन प्राइस का है। सो मैं बिल्कुल भी शॉकिंग मुझे फील नहीं हो रहा है कि इसके अंदर में ऐसी करेक्शन आई है। रही बात कि इस कंपनी में कोई वैल्यू नहीं है, जी वैल्यू है, मगर जैसे कि वैल्यू लाइज ऑल्सो इन द आइज ऑफ द बी होल्डर एंड अल्टीमेटली हुज आइज वी आर लुकिंग एट। सो मैनेजमेंट है, तो इस मैनेजमेंट पे जबकि दिलजीत जी भी बोल रहे थे कि इस मैनेजमेंट के बेसिस पर तो स्टॉक पे लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक बार आपका मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस कम हो गया जिसकी वजह से डील टूटी, तो उसी की वजह से ही चीज़ें खराब होती है। जैसे कि जो नाम हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अंडर वैल्यूएशन का, वो ये अल्टीमेटली चलाता कौन है उस पर मैटर करता है। अगर उस पर आपका ट्रस्ट चला गया तो आप कमा नहीं कर सकते। एक पॉइंट आपने ये भी मेंशन किया, डिफेंस या रेलवे स्टॉक्स की बात करें, वहाँ प्रमोटर गवर्नमेंट है, मोदी जी की गारंटी चल रही है। यस, दैट इज अ रीजन जो आज तक कभी ओन ही नहीं हुए हैं जो स्टॉक कोई भी बुल मार्केट में। आप बताइए मुझे कि आपने रेलवे स्टॉक्स को कभी किसी के पोर्टफोलियो में देखा हो या डिफेंस में देखा हो। जब एक बार रेलवे बजट आता था तो उससे 15 दिन पहले और उसी दिन तक बस रेलवे बजट के बाद जीरो, खत्म, वो सब खेल खत्म, फिर अगले साल देखा जाएगा।
वो स्थिति बदल गई। क्योंकि वहाँ पे एक हिस्टोरिकल बायसनेस रही उस गवर्नमेंट की जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। द मोमेंट न्यू गवर्नमेंट हैज कम दे आर शोइंग रियल एक्शन ऑन द ग्राउंड। नाउ हैविंग सेड दैट दैट डजंट मीन कि मुझे ये नहीं लगता कि ये सेक्टर्स हॉट हो गए हैं वैल्यूएशन को लेकर और स्ट्रेस्ड है, डाउट ही नहीं है। पर एक हिस्टोरिकली इतने सालों तक की अंडर ओनरशिप जो रही, जब उसको कैचअप करने के लिए लोग आ गए, तो दैट्स द रीजन कि यहाँ पे इस तरह के प्राइस हमने जो है वैल्यूएशन को कह सकते हैं री रेटिंग होता है वो देखा है। जहाँ पे भी जब री रेटिंग होती है तो देसी लैंग्वेज में उसको मैं कहता हूँ पागलपना होता है। और हर बार पागलपना खराब भी नहीं होता है, कई बार वो इसलिए भी हो जाता है बिकॉज आपने एक फेज के अंदर में आपके स्टैंड को बदल दिया और पैसा एक जो लिक्विडिटी है वो आपने एक ऐसे सेक्टर में पार्क कर दिया जो इमर्जिंग है। एंड इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इनके ऑर्डर बुक रियल है और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो रहा है, फंडामेंटली दे आर नॉट डिस्कनेक्टेड। नाउ वी हैव नॉट सीन, जैसे वही बात है एचडीएफसी बैंक में हम बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसे बैंक को हमने अंडर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है इतने लंबे पीरियड तक। वैसे रेलवे डिफेंस है, हमने आज तक ये सेक्टर को ऐसा परफॉर्मेंस देखते नहीं हुआ। ये बड़ी अच्छी बात लिया, तो जुमला बना दिया आपने। रेलवे कभी इतना चलते नहीं देखा था, एचडीएफसी कभी अंडर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल से एक बहुत लर्निंग वाली बात यह है कि मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं दोस्त, आंखें खुली रखो। जी का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, डील डन, सोनी जैसी एमएनसी, सब कुछ हो गया और एक पेच फंस गया कि इनको हटाओ, वो नहीं हटे, डील डन, खत्म, कुछ नहीं होगा, स्टॉक 30-40% गिर गया। तो इसलिए कोई चीज़ अंतिम सत्य नहीं है मार्केट में। इसलिए शेयर से मोहब्बत करने से पहले बहुत बार देख लेना चाहिए कि आंखें खुली रहनी चाहिए, क्योंकि ये रियल लाइफ के इश्क और मार्केट के इश्क में बहुत फ़र्क है। इश्क और नफरत दोनों। हाँ, अब नफरत भी नहीं करनी कि मैं पीएसयू को छूंगा नहीं, और ऐसी अब फोमो हो रही है कि अरे यार 10-10 गुना हो गया, मैं तो कभी मैंने पीएसयू कभी लिया ही नहीं। अब फोमो हो रहा है, डिफेंस में फोमो हो रहा है कि यार ये तो इतना चल गया, अब नहीं चलेंगे। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। इरेडा का स्टॉक, इरेडा नहीं आरवीएनएल 190-200 के आसपास ट्रेड करा, 2-3 दिन के अंदर वो 300 हो गया। मुझे तब भी लगता था कि बहुत चल चुका, अब नहीं चलना चाहिए, अब वो 300 हो गया है, उसके बाद भी वो चल रहा है। तो कई चीज़ें मार्केट में इस समय बड़ी आश्चर्यजनक हो रही हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ आपकी बात सुन के। बने रहे जी, मैं कोई टेंशन नहीं है, पूरा पोर्टफोलियो बना लिया यहाँ बैठ के। फाइनली कोई चिंता की बात है बहुत ज़्यादा या नहीं? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मैक्रो को देख के, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे अभिषेक के साथ भी, कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। जो कैपेक्स करना चाहता है, कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, उसके पैसा मिल रहा है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, पर वो ठीक है, वो तो हमेशा आगे पीछे रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टर है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल वाले इन्वेस्टर है, उनको बिल्कुल भी कोई घबराहट होनी चाहिए इस समय बड़े करेक्शन को लेके। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की, यहाँ पे एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हेल्दी करेक्शन है। और 2-3 जो बहुत गर्मा गर्म टॉपिक थे, एचडीएफसी बैंक, जी, इन सब चीज़ों की, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिससे कि अगले 2-3 दिन अब और आप सोचें, देखें, समझें कि ये बड़े बड़े स्टॉक में क्या हुआ है कि जिसको हमने कभी नहीं देखा वो अब इस मार्केट में हो रहा है। तो उसको रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक खेप, करोड़ों की तादाद पे नए इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मार्केट लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा है कि आप इस तरीके के शोज़ को देख के समझें कि क्या चीज़ देखनी है और क्या नहीं देखनी है। और मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने बेहतरीन है। ये याद रखिएगा डिस्क्लेमर कि जितने भी स्टॉक्स के यहाँ नाम लिए गए हैं, किसी में किसी तरीके की बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है, और ना ही किसी कंपनी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा रहे हैं कि कंपनी ख़राब है। स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका एनालिसिस हम लोग डेफिनेटली करते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए, लॉन्ग वीकेंड है, मस्ती करिए, घूमिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।